Hello, Aisha Nawaz welcomes you in this lecture. So, we are continuing the chapter number 5 Magnetism and Matter और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इम्पोर्टेंटली पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बार मैग्नेट को एज ए मैग्नेटिक डाइपोल और उससे रिलेटेड हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे और डेरिवेशन किया था और फाइनली हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है। सो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आज हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। यस, टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट कि सपोज अगर कोई बार मैग्नेट को हम किसी मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस पर लगने वाला या उस पर एप्लीकेबल जो टॉर्क होगा वो कितना होगा और वो टॉर्क किन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए देखते हैं आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो लेट अस कंसिडर अब बार मैग्नेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट आपको नज़र आ रहा है एन एस, ठीक है, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल है जो एन से इंडिकेटेड है, दूसरा पोल साउथ पोल है और जो एस से इंडिकेटेड है। और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यस, ये जो आपको इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस नज़र आ रही है एरो के फॉर्म में, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बी, इस वेक्टर बी से इसे डिनोट किया है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर स्ट्रेंथ बी। और यहाँ पर ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ, यस, कल आपको याद आ रहा होगा हमने दो टर्म्स डिस्कस की थी। पहला ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। सो मैग्नेटिक लेंथ क्या थी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक डिस्टेंस ऑफ द बार मैग्नेट। सो यहाँ पर 2L इंडिकेटेड है ऑलरेडी मैग्नेटिक डिस्टेंस। अब इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बार मैग्नेट को सपोज हमने थोड़ा सा इंक्लाइंड, इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इंक्लाइंड करके पुटअप किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइन करके पुटअप किया है और ये इंक्लाइनेशन, ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। आप देख सकते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। इट मीन्स कि अगर हम एक्सिस की बात करें, इस बार मैग्नेट के एक्सिस की बात करें, तो बार मैग्नेट का एक्सिस क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो आपको मैग्नेटिक लेंथ का एरो नज़र आ रहा है, यही क्या होगा? इसका एक्सिस। या फिर हमेशा कह सकते हैं कि इस बार मैग्नेट का एक्सिस इसी लाइन पर कोइंसाइड होगा और ये लाइन बेसिकली इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द बार मैग्नेट हो गया थीटा। ठीक, अब यहाँ पर जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हम बात करते हैं तो इनकी पोल स्ट्रेंथ भी हमें बताना ज़रूरी होगा। तो सपोज़ इनकी पोल स्ट्रेंथ इंडिविजुअली, इस नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होगी m और इस साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ भी कितनी है? सपोज़ m। और ऑब्वियसली ये जो m दोनों की सेम है क्योंकि बार मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम ही होती है। इसलिए हमने यहाँ पर m1 m2 ना कंसिडर करके क्या कंसिडर किया हुआ है? ओनली m। So let us consider a bar magnet NS having the pole strength M and of the length 2L to be placed in the uniform magnetic field of the strength B, making an angle theta with the direction of the magnetic field as shown in the figure। ठीक है, हमने देखा अभी। अब यहाँ पर सपोज, क्योंकि हमने जैसा डिस्कस किया, मैग्नेटिक पोल्स जो हैं इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनकी स्ट्रेंथ है M। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एक फोर्स एप्लीकेबल होगा, यहाँ पर एक फोर्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी तो किसी न किसी मैग्नेट से ही आ रहा होगा। यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेट होगा सपोज। सो इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, यहाँ से इसकी डायरेक्शन हो गई इस मैग्नेटिक फील्ड की। सो ऑब्वियसली सी बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ पोल जो होगा वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, जबकि इसका साउथ पोल जो होगा वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियसली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एन पोल ऑफ द बार मैग्नेट का टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक इन्वायरमेंट and south pole of the bar magnet का towards the n pole of this magnetic environment,
तो ये जो अट्रैक्शन होगा, तो इस अट्रैक्शन में यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स होगा, फोर्स F, ठीक है। अब ये फोर्स कितना होगा, सो ऑब्वियसली इस फोर्स की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ से कि फोर्स जो होता है वो बेसिकली दो पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट का मल्टी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई भी अगर दो पोल्स हैं, सपोज़ यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, B है, और यहाँ पर पोल की मैग्नेटिक इस बार मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, सपोज़ M है। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो F होगा वो F होगा M इंटू बी, F होगा M इंटू बी। यहाँ पर हम दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोज़ हर एक पॉइंट पर जो होगा वो जो बी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम बिल्कुल इसके नियरेस्ट पॉइंट वाला जो बी है वो कंसिडर करते हैं नॉर्मली। या मैं ऐसा कहूँ कि ये बेसिकली इस इन्वायरमेंट में ही यहाँ पर रखा हुआ है, एक इन्वायरमेंट में ही रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस का कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पोल्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं एक तरह से। तो फाइनली हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ओनली इनकी पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो होगा M इंटू बी, ठीक है, M इंटू बी। सो ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M है, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी M है, और दोनों के लिए मैग्नेटिक इन्वायरमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। B यहाँ पर भी होगा, ऑब्वियसली B यहाँ पर भी होगा। सो इसलिए यहाँ पर भी फोर्स बिल्कुल सेम होगा, M इंटू बी, और यहाँ पर भी फोर्स बिल्कुल सेम होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, M इंटू बी। सो फोर्स ऑन द एन पोल ऑफ द बार मैग्नेट कितना होगा, एम बी, ये होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा भी हमने देखा। और फोर्स ऑन द एस पोल ऑफ द मैग्नेट कितना होगा, वो भी एम इंटू बी होगा, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल जो है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें नज़र आ रहा है, एम इंटू बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। जबकि एस पोल पर जो लगने वाला फोर्स है एम इंटू बी, वो किस तरह से है, वो अपोजिट टू दिस पर्टिकुलर फोर्स है। इट मीन्स कि ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन में है। बट क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे की लाइन ऑफ साइट में नहीं है, अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे की इस तरह से लाइन ऑफ साइट में होते तो ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक है। इस पर पॉइंट ऑफ एक्शन अलग है, मतलब इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग है, इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग है, इसलिए लाइन ऑफ साइट में नहीं होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इक्वल और अपोजिट होने के बाद भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ये ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ये फोर्स इस मैग्नेट को इस तरफ लेकर जाएगा, ये फोर्स इस मैग्नेट को इस तरफ लेकर जाएगा। ऑल टुगेदर ये जो मैग्नेट है ये इस तरह से रोटेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है, या इस तरह से रोटेट होगा इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। और ऑब्वियसली ये जो रोटेशन होगा ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है। So thus the bar magnet is acted upon by the two equal parallel and opposite forces, ठीक है, बार मैग्नेट इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस। द टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ टॉर्क एंड इट टेंड्स टू रोटेट द मैग्नेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, ये जो रोटेशन होगा इसका, ये रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जैसा मैंने अभी आपसे कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यहाँ पर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, एक टॉर्क क्रिएट हो रहा होगा। उस टॉर्क को हम नॉर्मली कहते हैं टाउ। अब जब भी टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली ये जो दो फोर्स जो टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं इनमें से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड सपोज हमने कंसिडर किया यहाँ पर F, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन बाय जो दो फोर्स हैं आपके, उन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि सपोज़ अगर हम यहाँ पर इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, आप देख सकते हैं वो इतना होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो इसे फाइनली हम कह रहे हैं KN, दिस इज़ KN। सो ये हो जाएगा यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला टाउ। तो देखिए यहाँ पर F की वैल्यू तो हमें पता है M इंटू बी, हमें KN यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, इस KN की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। सो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स जिसे हम बेसिकली M भी कह रहे हैं, या F से हमने रिप्रेजेंट किया अभी इसे,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, उन दोनों फोर्सेस के बीच की जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो होगी के एन, वो ऑब्वियसली अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, सो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल? आप देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, एस के एन, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, एस के एन। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल कितना है यहाँ पर? सपोज थीटा, और ये इसका राइट एंगल 90 डिग्री। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स अप्लाई करें, और यहाँ पर हमें एक्चुअल में कैलकुलेट जो करना है वो के एन कैलकुलेट करना है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो के एन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, मतलब एस के बेस है, के एन के जो है या के एन जो है वो परपेंडिकुलर है, और एस एन इज़ अ हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें के एन कैलकुलेट करना है, और के एन क्या है? एक परपेंडिकुलर है, और हमें पता है परपेंडिकुलर का जो टर्म है वो किस में आता है? साइन थीटा में आता है, ठीक है, साइन थीटा में आता है। सो ऑब्वियसली इस एंगल में, इस ट्रायंगल एस के एन, ठीक है, एस के एन में हम क्या कैलकुलेट करें? साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हमने लिखा साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है के एन, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमने लिखा के एन, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? तो आप देखेंगे यहाँ पर वो है एस एन, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हमने एस एन। अब के एन तो हमें कैलकुलेट करना है, एस एन को अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, इस एस एन की वैल्यू कितनी है? इस एस एन की वैल्यू है लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, या मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, और वो है 2L। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर 2L पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा के एन अपॉन 2L। तो फाइनली हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू के एन अपॉन 2L। तो यहाँ से हम के एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से के एन आ जाएगा हमारे पास 2L साइन थीटा। सो फाइनली हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, और वो आई हमारे पास 2L साइन थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लिखा हुआ है 2L साइन थीटा। सो अब टॉर्क के फार्मूले में हमारे पास एफ भी है, के एन भी है, दोनों आ गई वैल्यूज़ हमारे पास। अब हम इन्हें पुटअप करके इनका कैलकुलेशन करेंगे। सो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। आइदर फोर्स हमने पुटअप किया एम बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है के एन। फाइनली हम यहाँ पर के एन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो आया है 2L साइन थीटा। अभी हमने कैलकुलेशन जस्ट देखा है इसका। सो फाइनली टाउ के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें हम, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी, हमने एम बी को एज इट इज़ लिखा। इसके बाद क्या है? के एन की जगह हमने वैल्यू पुटअप की 2L साइन थीटा यहाँ पर। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा M2L B साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर हम M×2L की बात करें तो देखिए कल ही हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, या पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। तो देखिए यहाँ पर M×2L जो डिफाइन कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, कैपिटल M। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इतने पोर्शन में M पुटअप कर सकते हैं, और फाइनली टॉर्क का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा MB साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला हमारे पास आ चुका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म्स में। सो टाउ का जो फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू है MB साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और B क्या है? बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। और हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हमें पता है बेसिकली ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये एम की डायरेक्शन होगी, और बी की डायरेक्शन ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बी की डायरेक्शन हो गई। सो ये बी की डायरेक्शन हो गई, ये एम की डायरेक्शन हो गई। तो ये दोनों वेक्टर क्वान्टिटीज़ हैं, ठीक है, ये दोनों ही वेक्टर क्वान्टिटीज़ हैं, और इनका रिजल्टेंट हमें दे रहा है टॉर्क। डायग्राम में हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऑब्वियसली इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट जो हमने फार्मूला अभी लिखा था, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी
साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऑब्वियसली ये एक क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा इस तरह से, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ऑब्वियसली ये इस केस में जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। टॉर्क की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे डिफाइन हुई, तो ऑब्वियसली इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, मैक्सवेल कॉर्पस्क्यू रूल। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है एम, डाइपोल मोमेंट है, ये डिफाइन कर रहा है एक्चुअली मोमेंट ऑफ द डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मोशन डिफाइन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होता है तो हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। हाँ, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, इस तरह से मोशन होता, ठीक है, सो इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होती है, अपवर्ड होती है। बट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है डाइपोल का, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। सो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया था टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इससे अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम और यहाँ पर टाउ की वैल्यू की बात करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए अगर यहाँ पर बार मैग्नेट या सॉरी जो आपका फील्ड मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है बी, उसकी वैल्यू अगर यूनिटी हो जाए, उसकी वैल्यू अगर यूनिटी हो जाए और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब ये है कि जो बार मैग्नेट है वो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो, 90 डिग्री पर हो पूरी तरह से। सो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1। सो टाउ हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल। सो टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल कब होगा, हैंस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of the magnetic dipole is numerically equal to the torque acting on the dipole when placed perpendicular to the direction of magnetic field, uniform magnetic field of the unit strength। इट मीन्स कि अगर हम इस मैग्नेटिक डाइपोल को या इस बार मैग्नेट को परपेंडिकुलरली पुटअप करते इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सो इस केस में यहाँ पर जो एंगल बनता विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना होता, 90 डिग्री होता, ठीक है। और अगर यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होती, 1 वेबर या 1 टेस्ला होता। सो ऑब्वियसली इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता, ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये दिस वन एम, इस एम की वैल्यू जो होती वो टॉर्क के इक्वल हो जाती, क्योंकि यहाँ पर भी मैक्सिमम, उस वक्त मैक्सिमम टॉर्क एप्लीकेबल होता है इस तरह से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो इस केस में यहाँ पर एम की वैल्यू टॉर्क के इक्वल हो जाती, ठीक है। कब, जब ये मैग्नेटिक डाइपोल परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होता मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती यूनिटी या फिर 1 टेस्ला या फिर 1 वेबर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर। अब जैसा अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, वेक्टर नोटेशन में हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम क्रॉस बी, ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा था ये। सो इफ़ द वेक्टर्स एम एंड बी आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, कैसे होंगे ये, अगर प्लेन ऑफ पेपर में हैं तो अभी हमने जस्ट देखा, देन द टॉर्क टाउ विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एम क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलरली टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। अभी जस्ट हमने देखा कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर हम यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इससे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो एम टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा फार्मूला जस्ट हमने देखा था अभी, ठीक है। यहाँ से एम की वैल्यू निकालने के लिए बी साइन थीटा को अगर हम टाउ के डिनोमिनेटर में ले जाएं, टॉर्क के डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो हमें पता है टॉर्क की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, और बी की वैल्यू होती है, बी की यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है टेस्ला। सो ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हो जाएगी न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, या फिर न्यूटन मीटर को नॉर्मली जूल भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, या न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिख सकते हैं। सो न्यूटन मीटर की जगह हमने जूल रख पुटअप किया, तो ये हो जाएगा जूल पर टेस्ला। सो देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में बी मेजर्ड एज ए न्यूटन मीटर पर टेस्ला और जूल पर टेस्ला एज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। इट मे बी मेजर्ड इन द एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, और इसके पहले हमने कल जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था तब हमने देखा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक यूनिट और है हमारे पास, वो है एम्पियर स्क्वायर मीटर।
Since Tesla is a Weber per square meter, the magnetic dipole moment is dimensionally equivalent to the Joule पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर वेबर। तो हम इस तरह से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, और ऑब्वियसली ये था टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है ये? अ बार मैग्नेट हैज़ अ पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ 40 एम्पियर मीटर, ठीक है। एक बार मैग्नेट है, ऑब्वियसली अभी हमने जो देखा बार मैग्नेट, उसके दोनों पोल्स एक ही स्ट्रेंथ के होते हैं, इसलिए सपोज उनकी जो स्ट्रेंथ है स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हमें 48 एम्पियर मीटर, विच आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब जो दोनों पोल्स हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ की बात हो रही है। मैग्नेटिक लेंथ 2L की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट? मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें मैग्नेट का कैलकुलेट करना है, मतलब हमें एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम का जो फार्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ एम इंटू 2L। एम की वैल्यू भी दी हुई है हमें 48, 2L की वैल्यू भी दी हुई है हमें 25 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 0.25 मीटर। वैल्यूज़ जब हम पुटअप करेंगे सो फाइनली वी विल गेट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट 12 एम्पियर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सेकेंडली हमसे पूछा है व्हाट इज़ अ टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मैग्नेट एट एन एंगल 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.15 टेस्ला, ठीक है। हमसे पूछा है टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा है जो इस मैग्नेट को या इस बार मैग्नेट को 30 डिग्री के एंगल पर प्लेस करके रखेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, और टॉर्क का फार्मूला हमें पता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पर हमने एम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। बी की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमें दी हुई है 0.15 टेस्ला, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं हम इसे, 0.15 टेस्ला हमें दिया हुआ है। और थीटा एंगल की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। एम की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, बी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 0.15, और साइन 30 डिग्री हमें यहाँ पर पुटअप करना है। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द टॉर्क 0.9 न्यूटन मीटर। सो ये हो गया टॉर्क का कैलकुलेशन। तो अभी हमने जो थ्योरीज पढ़ी उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी देखा, और देखा कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और काफ़ी सिंपल भी है। अब हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, है ना। बार मैग्नेट को आप अगर एक इक्विवेलेंट सोलेनाइड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सोलेनाइड। देखिए सोलेनाइड क्या होता है? सबसे पहले सोलेनाइड बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने किसी सॉफ्ट आयरन कोर पर किसी कंडक्टिंग वायर को इस तरह से स्पाइरल शेप में या इस तरह से हेलिकल शेप में अगर आपने इसे लपेट के रखा हुआ है, और सपोज़ फिर आपने इस बार ये इस कोर को आपने हटा लिया, तो ये जो शेप बनेगा स्प्रिंग नुमा शेप जो होगा, बेसिकली यही होगा सोलेनाइड, ठीक है, सोलेनाइड। और ऑब्वियसली सोलेनाइड का के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोलेनाइड जो होता है वो बेसिकली एक नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स का कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स का कॉम्बिनेशन है। और अगर इस सोलेनाइड से करंट फ्लो करवा दी जाए सो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर इस करंट की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह की होगी। और इस केस में यहाँ पर हर एक टर्न जो होगा वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा। हर एक टर्न जो होगा वो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा। आपको याद आ रहा होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। करंट कैरिंग लूप, अगर एक सिंगल करंट कैरिंग लूप की मैं बात करूँ, सिंगल करंट कैरिंग लूप की, ये सिंगल करंट कैरिंग लूप जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा। ये होगा एक मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो बार मैग्नेट होता है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जिसमें एन पोल एस पोल, ये भी क्या है, बेसिकली एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है। अब हमें बात जो करनी है वो ये करना है कि जो बार मैग्नेट होगा, ये जो बार मैग्नेट है एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, इस तरह का सोलेनाइड का ही रूप है, या इस तरह का इक्विवेलेंट सोलेनाइड को ही डिफाइन कर रहा है। मतलब इस सोलेनाइड को
हम एक बार मैग्नेट से डिफाइन कर सकते हैं, इस सोलेनाइड को एक बार मैग्नेट से डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो बार मैग्नेट है ये एक्चुअल में किसी सिंपल एक सोलेनाइड की बात नहीं कर रहा, इस सोलेनाइड के अंदर मौजूद ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं इन्हें भी डिफाइन कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कंसिडर अ स्ट्रेट सोलेनाइड ऑफ द लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड करंट कैरिंग I एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सोलेनाइड कंसिडर किया हुआ है जिसकी लेंथ L हमें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, और इसमें से करंट I फ्लो हो रही है, आप इस तरह से आप देख सकते हैं करंट का फ्लो। और इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो सर्कुलर लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, इस सर्कुलर लूप्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है यहाँ पर A। ऑब्वियसली जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, ये सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे। So each turn of the solenoid behaves as a small magnetic dipole having the magnetic dipole moment IA। ठीक है, ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि यहाँ पर जितने भी लूप्स होंगे, इस सोलेनाइड के जितने भी लूप्स होंगे, सपोज ये वाला लूप्स हुआ या फिर ये वाला लूप्स हुआ या फिर ये वाला लूप्स हुआ, ये सारे लूप्स कैसे कहलाएंगे, करंट कैरिंग लूप्स। ये कहलाएंगे करंट कैरिंग लूप्स। और करंट कैरिंग लूप्स को हमने पढ़ा है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है। और मैग्नेटिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बार मैग्नेट से। सो ऑब्वियसली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार मैग्नेट से, इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार मैग्नेट से, इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार मैग्नेट से। और अगर बार मैग्नेट से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n नंबर ऑफ बार मैग्नेट्स होंगे, n नंबर ऑफ बार मैग्नेट से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो n नंबर ऑफ बार मैग्नेट से अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सोलेनाइड जो है वो नंबर ऑफ बार मैग्नेट्स का कॉम्बिनेशन है। एक सोलेनाइड नंबर ऑफ बार मैग्नेट्स का कॉम्बिनेशन है और इसमें उतने ही बार मैग्नेट्स होंगे जितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर होंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पर a solenoid can be treated as the arrangement of small magnetic dipoles placed in the line with each other as shown in the figure। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सोलेनाइड को कंसिडर किया है नंबर ऑफ बार मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन से जो एक लाइन में अरेंज है, यहाँ पर एक लाइन में सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है। आप देख सकते हैं साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, एक सीरीज कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। द नंबर ऑफ सच ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनाइड। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स ऑफ दीज स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल्स न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये वाला नॉर्थ पोल ये वाले साउथ पोल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये वाला नॉर्थ पोल ये साउथ पोल को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को न्यूट्रलाइज कर देगा। फाइनली जो इफेक्टिव साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे वो होगा ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल। और यही साउथ पोल और नॉर्थ पोल बेसिकली डिफाइन करेंगे एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, एक बड़े बार मैग्नेट को, इक्विवेलेंट बार मैग्नेट को जिसकी लेंथ होगी L, ठीक उतनी ही जितनी की सोलेनाइड की लेंथ है। ठीक है, और इसका जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा वो वही होगा जो इस सीरीज ऑफ बार मैग्नेट्स के दो एंड्स के साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं। सो the south and north poles of these small magnetic dipoles neutralize each other except at the ends। ends के जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। Thus a current carrying solenoid can be replaced by just a single south pole and single north pole separated by the distance equal to the length of the solenoid। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक सोलेनाइड जो है इसका जो रिमेनिंग साउथ पोल और रिमेनिंग नॉर्थ पोल जो है उसे हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं डिस्टेंट बाय द लेंथ इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फाइनली ये हमें एक मैग्नेटिक बार को ही रिप्रेजेंट करेगा या हम इसे कहें कि एक मैग्नेटिक डाइपोल को ही यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। Since each turn of the solenoid behaves as a small magnetic dipole having the dipole moment Ia, the equivalent magnetic dipole moment of the solenoid having the n turns is NIA। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो
हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें एम की, सो एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर ये डिफाइन करेगा सिर्फ एक लूप को या एक बार मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट को। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर कितने हैं, टोटल एन नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर टोटल जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इसका वो हो जाएगा एन इंटू आई इंटू ए। तो एन टर्न्स इन द सोलेनाइड विल डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन इंटू आई इंटू ए। सो फाइनली हमारे पास एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट आ गया, और ये इक्विवेलेंट बार मैग्नेट ही बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, एक इक्विवेलेंट सोलेनाइड को। ठीक है, इक्विवेलेंट सोलेनाइड मतलब इस सोलेनाइड के हर एक टर्न को हमने इक्वलाइज किया और फाइनली एक बार मैग्नेट कंसिडर किया, और यही हम पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनाइड। सो ऑब्वियसली अब यहाँ पर ये अगर एक बार मैग्नेट है तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगी और ये एक मैग्नेट की तरह डिफाइन होगा, तो ऑब्वियसली इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगी, जिस तरह से एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर होती है, फिर देन इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ट्रैवल करती है। सो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें सोलेनाइड से भी मिलेगा। जब सोलेनाइड से करंट फ्लो होगी तो क्योंकि ये पूरा होल सोलेनाइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि एक नॉर्मल बार मैग्नेट की होती है। सो इट follows that the magnetic field produced by the bar magnet is identical to that of the produced by the current carrying solenoid। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक सोलेनाइड को आप एक बार मैग्नेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि अगर सिंगल बार मैग्नेट की हम बात करें तो सिंगल बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है आई इंटू ए, जबकि एक सोलेनाइड के केस में मतलब यहाँ पर एम इंटू आई इंटू ए हमने किसके लिए पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, हमने करंट कैरिंग लूप के लिए पढ़ा था। ठीक है, करंट कैरिंग लूप। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन द इक्वेशंस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अभी जस्ट हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक और इक्वेशंस देखी है, तो अलग अलग कंडीशंस के लिए उनके रिस्पेक्टिव पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग इक्वेशंस होती है। हालांकि ये सारी इक्वेशंस एक दूसरे को इक्वलाइज भी करती है। सो हमने करंट कैरिंग सिंगल लूप के लिए पढ़ा था आई इंटू ए। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स एन है इसलिए यहाँ पर एन से मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। सो ये सोलेनाइड की मदद से जब हम किसी बार मैग्नेट को डिफ़ाइन करते हैं तो ये इस कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एक ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट को डिफ़ाइन करता है, या ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाले मैग्नेट को यहाँ पर ये डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सोलेनाइड वाला, जब हम इससे मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है तो चलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बार और पढ़ेंगे। हालांकि कल भी हमने छोटा मोटा डिस्कशन किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। सो इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए हमें क्लियरली नज़र आ रही है। हालांकि आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को डिफ़ाइन करती है कि किसी पर्टिकुलर मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह से यहाँ पर मौजूद है, मतलब किन पर्टिकुलर रीजन में ये स्ट्रांग है, किन पर्टिकुलर रीजन में ये वीक है, और कितनी दूरी पर इस मैग्नेट से कितनी दूरी तक ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट फैला हुआ है। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ पाथ along which the isolated north pole will tend to move if it is free to do so। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है, ये करती एक्चुअली सिर्फ एक तरह का एजम्पशन है जो मैग्नेटिक इफेक्ट को डिफाइन करता है, और इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक निडल की मदद से या मैग्नेटिक निडल कंपास की मदद से। ऑब्वियसली जब हम उसे नॉर्थ पोल पर रखते हैं तो मैग्नेटिक निडल को हम धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं, और मतलब मैग्नेटिक निडल को जब हम यहाँ पर पुटअप करते हैं तो उसका जो दूसरा वाला सिरा होता है मैग्नेटिक निडल का, वो जिधर पॉइंट करता है उस पोजीशन पर हम फिर से मैग्नेटिक कंपास को शिफ्ट करते हैं, और इस तरह से हम शिफ्ट करते 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 जब साउथ पोल पर पहुँचते हैं तो हमें कुछ इस तरह का लोकस या बिंदु पथ हमें मिलता है। तो इस तरह का जो लोकस हमें मिल रहा है, ये लोकस ही बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करता है, और ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि देखिए नॉर्थ पोल किस तरह से झुका हुआ है टुवार्ड्स द साउथ पोल, नॉर्थ पोल किस तरह से झुका हुआ है टुवार्ड्स द साउथ पोल, कुछ इस तरह से हमें ये इंडिकेशन दे रहा होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ द पाथ अलॉन्ग विच
एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी ये बोलती है कि अगर सपोज़ यहाँ पर ये नॉर्थ पोल पूरी तरह से आइसोलेटेड होता, हालांकि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल आइसोलेटेड होता सिंपल, तो ये किस तरह से साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता। अगर ये पूरी तरह से फ्री होता और आइसोलेटेड होता तो किस तरह से साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता, हमारी डेफिनेशन एक्चुअल में ये बता रही है। सो सिंस एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, अ स्मॉल मैग्नेटिक निडल इज़ यूज टू प्लॉट द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैग्नेटिक निडल का यूज़ करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट लिटरली रियलिटी, है ना। इन रियलिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वॉज डेवलप्ड टू विजुअलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द फील्ड। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये प्रैक्टिकली या रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनका जो इन्हें जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये इंडिकेशन देती है कि इस मैग्नेट के सराउंड किन पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और किन रीजन में वीक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। So the regions where the magnetic field lines are close enough, the magnetic fields is considered as a quite strong there। ठीक है, तो ऐसे रीज़न जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन थोड़ी सी क्राउडेड होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा करीब करीब नज़र आ रही है, यहाँ पर भी ज़्यादा करीब नज़र आ रही है, लेकिन तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो इस तरह पर पोल्स के करीब में क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वहीं पर अगर आप सेंटर पार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी एक दूसरे से दूर दूर होती है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा इस बार मैग्नेट की वजह से वो लिटरली क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड्स के करीब में, और इसकी लेटरल डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। और आपको याद आ रहा होगा कल हमने एक कैलकुलेशन किया था लास्ट लेक्चर में, जब हमने मैग्नेटिक बार की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और इसके लेटरल लाइन पर या नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था और मैंने आपको कंक्लूड किया था कि देखिए यहाँ पर किस तरह से लेटरल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट कंसिडर करते हैं एक्सियल लाइन पर और लेटरल लाइन पर, तो किस तरह से देखिए कि लेटरल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। सो वो इसका प्रूफ भी था एक तरह से। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूस लूप्स एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज कंटिन्यूस लूप होती है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हुई साउथ पोल की तरफ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट भी इसे कंसीडर करते हैं हम लोग साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक क्लोज कंटिन्यूस लूप ये फॉर्म करती है। मतलब हर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो अपने आप में एक क्लोज लूप होगी। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर हम देखें कि आउटसाइड द मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये जो लाइंस होती हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो देखिए कभी भी आपको डायरेक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आउटसाइड की बात की जा रही है या फिर इनसाइड की बात की जा रही है। अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगी, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट की हमेशा क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन इट। बस याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज लूप में होती है, तो ऑटोमेटिकली आप इसकी डायरेक्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द टेंजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एवरी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमेशा हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, और इसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को ही एक तरह से डिफाइन कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिफाइन हो रही है तो यहाँ पर ये कैसी एक तरह से क्लोज कर्व लाइन से तो हर क्लोज कर्व
लाइंस पर अगर हम किसी पॉइंट की डायरेक्शन को देखें तो वो हमेशा कैसा होता है, टेंजेंट टू द कर्व होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की हम डायरेक्शन को देखना चाहें तो वो कैसा होता है, टेंजेंट टू द कर्व होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, टेंजेंट टू द कर्व होगी, टेंजेंट टू द कर्व होगी। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और दो क्या, ऐसी कितनी भी थाउजेंड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बना दीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये इसलिए क्रॉस नहीं करती कि अगर सपोज़ ये एक दूसरे को क्रॉस करती इस तरह से, एक दूसरे को क्रॉस करती, सपोज़ ये एक लाइन हो गई है, सपोज़ दूसरी लाइन हो गई, सपोज़ ये क्रॉस करती, तो यहाँ पर इस क्रॉसिंग पॉइंट की दो डायरेक्शन होती है, एक इस तरफ और दूसरी इस तरफ, ठीक है। और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस किसी पॉइंट पर नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लिटरली, लेटरली एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेटरली, लेटरली मतलब इस डायरेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडिनली मतलब इस डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस डायरेक्शन में सारी लाइंस अगर एक दूसरे से मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, ठीक है। और लेटरल डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर दूर जाएगी, है ना, डायलेट होगी, एक दूसरे से दूर दूर जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर डाइवर्स नज़र आएगी, थोड़ी फैली हुई नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आएगी। ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने इंपॉर्टेंटली देखा कि किस तरह से हम लोग किसी मैग्नेटिक डाइपोल के टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके टॉर्क को हमने कैलकुलेट किया, और वो था एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा के बाद टॉर्क की डायरेक्शन हमने देखी कि टॉर्क की डायरेक्शन बेसिकली होती है टूवर्ड्स द डाउनवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में। देन इसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि किस तरह से हम एक सोलेनाइड को एक बार मैग्नेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सोलेनाइड में नंबर ऑफ़ जो टर्न्स होते हैं उसमें से हर एक टर्न जो होता है वो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव होता है, और एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस सोलेनाइड को हम एक कंप्लीट बार मैग्नेट की तरह डिफाइन कर सकते हैं, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन इंटू आई इंटू ए होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एन इंटू आई इंटू ए, जो काफ़ी स्ट्रांग होगा एक नॉर्मल करंट कैरिंग लूप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर सोलेनाइड को अगर हम एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करवाएं या सोलेनाइड को एक मैग्नेट की तरह यूज़ करें तो ऑब्वियसली ये एक स्ट्रांग मैग्नेट हमें देता है। और फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, काफ़ी सिंपल सा लेक्चर है। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत हों। थैंक यू।